हेलो फ्रेंड्स, किताबी प्रेरणा में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम पुस्तकों के माध्यम से जीवन को समझने और उसे बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। आज की इस ऑडियो बुक में हम एक ऐसी शांत, गहरी और मन को सुकून देने वाली किताब पर बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे, जिसे लिखा है हेमिन सुनीम ने। यह पुस्तक उन पलों के लिए है जब जीवन हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता, जब पूरी कोशिश के बाद भी परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आते और जब हम भीतर ही भीतर टूटने लगते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना जरूरी नहीं होता। कई बार छोड़ देना, रुक जाना और स्वयं के साथ कोमलता से पेश आना ही सबसे बड़ा साहस होता है। अगर आप भी जीवन के किसी मोड़ पर थकान, उलझन या निराशा महसूस कर रहे हैं, तो यह ऑडियो बुक आपको धैर्य, स्वीकार और आत्म शांति का रास्ता दिखाएगी। हम इस किताब को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के माध्यम से समझते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। रोहन को हमेशा लगता था कि जिंदगी एक सीधी लाइन में चलती है। स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद अच्छी नौकरी, फिर शादी और फिर एक सेटल्ड लाइफ। उसने हर चीज के लिए एक टाइमलाइन बना रखी थी। किस उम्र तक क्या हासिल करना है और किस समय तक कहाँ पहुंचना है, सब कुछ उसके दिमाग में पूरी तरह से प्लान किया था। वह मानता था कि अगर इंसान मेहनती है, ईमानदार है और सही फैसले लेता है, तो जिंदगी भी बदले में वैसा ही रिवॉर्ड देती है। उसे कभी यह ख्याल नहीं आया था कि जिंदगी उसकी योजना से अलग भी चल सकती है। लेकिन जिंदगी ने वही किया जो वह अक्सर करती है, अपनी ही राह चुन ली। जिस नौकरी के लिए रोहन ने सालों तैयारी की थी, वह आखिरी समय पर किसी और को मिल गई। जिस रिश्ते को वह अपनी फ्यूचर की नींव मान बैठा था, वह अचानक अब नहीं हो सकता, पर खत्म हो गया। एक ही साल में उसकी प्लानिंग, उसकी सर्टेनिटी और उसका कॉन्फिडेंस सब हिल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हुई। उसने तो सब कुछ ठीक किया था, फिर भी जिंदगी क्यों उसके खिलाफ खड़ी थी। यहीं से रोहन के अंदर सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू हुई। जिंदगी से नहीं, बल्कि एक्सपेक्टेशंस से। उसे हर समय यही लगता कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और यह शब्द उसके मन में बार बार गूंजता रहता। जब भी वह सुबह उठता, सबसे पहले यही ख्याल आता कि उसकी जिंदगी गलत ट्रैक पर चली गई है। वह दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को और ज्यादा दोषी महसूस करता। कोई आगे निकल गया था, कोई सेटल हो गया था, और वह वहीं खड़ा था, कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड और थका हुआ। रोहन की सबसे बड़ी तकलीफ हालात नहीं थे, बल्कि यह बिलीफ था कि जिंदगी को उसके कंट्रोल में होना चाहिए था। वह हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता था, रिश्ते, करियर और फ्यूचर। उसे लगता था कि अगर उसने सब कुछ प्लान किया है तो जिंदगी को भी उसी हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन जितना वह कंट्रोल करने की कोशिश करता, उतना ही उसका मन टूटता जाता। हर असफलता उसे यह महसूस कराती कि वह खुद ही असफल है। एक दिन बहुत भारी मन से वह शहर के बाहर एक छोटे से पार्क में बैठा था। आसपास लोग थे, लेकिन वह खुद को बेहद अकेला महसूस कर रहा था। वहीं पास की बेंच पर एक बुजुर्ग व्यक्ति शांत बैठा था। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो रोहन ने लंबे समय से किसी में नहीं देखी थी। अचानक उस बुजुर्ग ने बिना देखे कहा, जब नदी अपने रास्ते से नहीं बहती तो वह तालाब बन जाती है। रोहन चौंक गया। उसे नहीं पता था कि यह बात उससे कही गई है या यूं ही, लेकिन वह वाक्य उसके अंदर कहीं गहराई तक उतर गया। बुजुर्ग ने आगे कहा कि जिंदगी भी नदी की तरह है। जब हम उसे बांधने की कोशिश करते हैं, तब वह सड़ने लगती है, और जब हम उसे बहने देते हैं, तब वह हमें नए रास्तों तक ले जाती है। पहली बार रोहन ने यह सोचा कि शायद जिंदगी उससे दुश्मनी नहीं कर रही थी। शायद समस्या यह थी कि वह जिंदगी को अपनी मर्जी से चलाना चाहता था। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी सफरिंग इस वजह से नहीं थी कि चीजें बिगड़ गई थीं, बल्कि इस वजह से थी कि वह उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उस रात रोहन देर तक सो नहीं पाया। उसके दिमाग में वही सवाल घूमता रहा कि क्या कंट्रोल छोड़ना हार मान लेना है, या कंट्रोल छोड़ना खुद को बचाने का तरीका है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि कोशिश करना और कंट्रोल करना दो अलग बातें हैं। कोशिश इंसान के हाथ में होती है, लेकिन नतीजे हमेशा नहीं। अगले कुछ दिनों में उसने एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू की। जब भी कुछ उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होता, वह खुद से कहता कि यह जिंदगी का रास्ता है, मेरी सजा नहीं। शुरुआत में यह सिर्फ शब्द थे, लेकिन धीरे धीरे इन शब्दों का असर उसके मन पर दिखने लगा। उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ और उसकी बेचैनी थोड़ी हल्की हुई।
रोहन ने पहली बार यह माना कि जिंदगी को पूरी तरह समझना जरूरी नहीं है, बस उसके साथ चलना जरूरी है। उसने अपने टूटे हुए प्लान्स को फेलियर नहीं बल्कि डिटूर की तरह देखना शुरू किया, ऐसा मोड़ जो उसे किसी और अनुभव की ओर ले जा सकता है। इस पहले हिस्से में रोहन को कोई बड़ी जीत नहीं मिली, उसकी प्रॉब्लम्स तुरंत हल नहीं हुई, लेकिन उसे एक चीज जरूर मिली, थोड़ी सी शांति। और यही शांति इस कहानी की असली शुरुआत थी, क्योंकि जब इंसान कंट्रोल छोड़ता है तभी जिंदगी उसे संभालना शुरू करती है। जिंदगी का सबसे अजीब सच ये है कि जब हालात हमारे मुताबिक नहीं चलते तो हम बाहर की दुनिया से कम और खुद से ज्यादा लड़ने लगते हैं। और रोहन के साथ भी यही हो रहा था। उसने इतना तो समझ लिया था कि जिंदगी हमेशा उसके कंट्रोल में नहीं हो सकती, लेकिन यह समझ सिर्फ दिमाग तक थी, दिल तक नहीं पहुंची थी। बाहर से वह शांत दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहा था। और हर रात सोने से पहले वही सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते थे कि मैंने कहाँ गलती की, मैं ही क्यों पीछे रह गया, बाकी लोग मुझसे बेहतर कैसे हो गए। रोहन की सबसे बड़ी दुश्मनी अब जिंदगी से नहीं बल्कि खुद से थी। वह अपने हर पुराने फैसले को डिसेक्ट करता, हर बातचीत को रिप्ले करता और हर नतीजे का दोष खुद पर डाल देता। अगर नौकरी नहीं मिली तो वह खुद को नाकाफी मानता, और अगर रिश्ता टूट गया तो वह खुद को कमजोर समझता। धीरे धीरे उसका मन एक ऐसी जगह बन गया था जहां उसे सुकून नहीं बल्कि सिर्फ आरोप मिलते थे, और वह खुद से उसी तरह बात करता था जैसे कोई कठोर जज किसी अपराधी से करता है, बिना दया और बिना समझ। इसी दौरान उसकी मुलाकात अनजाने में एक किताब से हुई। कोई भारी फिलॉसफी नहीं, बस कुछ शांत शब्द जो सीधे दिल से बात कर रहे थे। और किताब का एक वाक्य उसे अंदर तक हिला गया कि जब चीजें तुम्हारे मुताबिक नहीं होती तब खुद को सजा देना समाधान नहीं होता। यह वाक्य जैसे रोहन के लिए ही लिखा गया था, और उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अपनी सारी तकलीफों के ऊपर सेल्फ ब्लेम का एक और बोझ डाल रहा था। उसे याद आया कि अगर उसका कोई दोस्त उसी स्थिति में होता तो वह उससे कितनी नरमी से बात करता और कहता कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, यह तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन जब बात खुद की आती थी तो उसकी आवाज़ बदल जाती थी और वह खुद के लिए सबसे कठोर इंसान बन जाता था। यहीं से उसे समझ आने लगा कि शायद असली हीलिंग बाहर कुछ बदलने से नहीं बल्कि खुद के साथ रिश्ते को बदलने से शुरू होती है। उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, और अगली बार जब कोई चीज़ उसके मन मुताबिक नहीं हुई और अंदर से आवाज़ आई कि तू ही फेल है, तो उसने खुद से कहा कि शायद ये मुश्किल है लेकिन मैं बेकार नहीं हूँ। ये कहना आसान नहीं था और यह वाक्य उसके गले में अटक जाता था, लेकिन वह कोशिश करता रहा, और हर बार जब सेल्फ क्रिटिसिज्म आता वह उसे थोड़ी नरमी से जवाब देता। धीरे धीरे रोहन को यह एहसास होने लगा कि वह अपने दर्द को दुगना कर रहा था। पहला दर्द हालात का था और दूसरा दर्द खुद को दोष देने का। और जब उसने दूसरा दर्द कम करना शुरू किया तो पहला दर्द अपने आप हल्का होने लगा। उसे समझ आया कि गलती करना इंसान होने का सबूत है, असफल होने का नहीं। रोहन एक और गहरी सच्चाई से रूबरू हुआ कि दर्द दुश्मन नहीं होता। वह पहले दर्द से भागता था और उसे दबाने की कोशिश करता था। उसे लगता था कि अगर वह स्ट्रांग दिखेगा तो दर्द चला जाएगा, लेकिन दर्द दबाने से नहीं जाता, वह बस भीतर जमा होता जाता है। एक दिन रोहन ने पहली बार अपने दर्द के साथ बैठने का फैसला किया, बिना उसे ठीक करने की कोशिश किए और बिना खुद को समझाने की कोशिश किए। बस बैठा रहा और महसूस करता रहा। उस पल उसे एहसास हुआ कि दर्द भी कुछ कहना चाहता है। वह यह बताना चाहता है कि कहाँ उम्मीद टूटी, कहाँ अटैचमेंट ज़्यादा था और कहाँ वह खुद को भूल गया था। जब रोहन ने दर्द को सुना तो वह उतना डरावना नहीं लगा। वह भारी था लेकिन सच्चा था। उसने यह भी समझा कि स्ट्रांग होने का मतलब रोना बंद करना नहीं होता, बल्कि स्ट्रांग होने का मतलब होता है जो महसूस हो रहा है उसे ईमानदारी से महसूस करना। जिस दिन उसने ये स्वीकार किया, उस दिन पहली बार उसने अपने भीतर थोड़ी जगह महसूस की, जैसे मन में जमी हुई बर्फ पिघलने लगी हो। रोहन अब भी कंफ्यूज्ड था और उसकी जिंदगी अब भी पूरी तरह ट्रैक पर नहीं आई थी, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, और वह था उसका खुद के साथ व्यवहार। वह अब खुद को हर बात के लिए सजा नहीं देता था और खुद से यह कहने लगा था कि मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, भले ही धीरे धीरे। क्योंकि जब इंसान खुद से लड़ना बंद करता है तभी असली हीलिंग शुरू होती है। रोहन ने अभी जिंदगी को पूरी तरह समझा नहीं था, लेकिन उसने खुद को समझना शुरू कर दिया था,
और यही बदलाव आगे आने वाले हर बदलाव की नींव बनने वाला था। रोहन अब उस जगह पर नहीं था जहां वह जिंदगी से नाराज होकर हर सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। उसने इतना सीख लिया था कि खुद को दोष देना उसकी तकलीफ को कम नहीं बल्कि बढ़ा रहा है। लेकिन अभी भी एक चीज थी जिससे वह डरता था, और वह था दर्द। वह दर्द जो अचानक सीने में उतर आता है, जो बिना बताए पुराने पलों की याद दिला देता है और यह एहसास कराता है कि कुछ भीतर अब भी अधूरा है। रोहन अब दर्द से भाग नहीं रहा था, लेकिन वह उसे समझ भी नहीं पा रहा था, और वह चाहता था कि दर्द जल्दी खत्म हो जाए, जैसे कोई बीमारी ठीक हो जाती है। एक शाम जब वह अकेला कमरे में बैठा था और बाहर हल्की बारिश हो रही थी, वह खिड़की के पास बैठकर बारिश को देख रहा था। हर बूंद धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थी, बिना किसी जल्दबाजी के, और उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसका दर्द भी कुछ ऐसा ही है। वह अचानक नहीं आया और शायद अचानक जाएगा भी नहीं। उसे समय चाहिए। उस दिन पहली बार रोहन ने दर्द को ठीक करने की कोशिश नहीं की। उसने उसे दबाया नहीं और डिस्ट्रैक्ट नहीं किया। वह बस उसके साथ बैठा रहा। दर्द शुरू में और तेज लगा, जैसे कोई पुराना घाव हवा लगते ही जलने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वह जलन कम होने लगी और रोहन को समझ आया कि दर्द इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि वह मौजूद है, बल्कि इसीलिए बढ़ता है क्योंकि हम उससे लड़ते हैं। जब हम कहते हैं मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, तब दर्द और गहरा हो जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं हाँ मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, तब दर्द अपनी तीव्रता खोने लगता है। धीरे धीरे रोहन ने अपने दर्द को शब्द देना शुरू किया और खुद से पूछने लगा कि यह दर्द किस बात का है। क्या यह असफलता का डर है? क्या यह अकेले रह जाने का डर है? या फिर उस पहचान के टूटने का दर्द है जिसे उसने अपनी जिंदगी का आधार बना लिया था? उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ किसी इंसान या किसी मौके को नहीं खो रहा था, बल्कि उस वर्जन को खो रहा था जिसमें उसने खुद को सुरक्षित महसूस किया था। रोहन ये सीखता है कि दर्द हमेशा नुकसान का संकेत नहीं होता। कई बार दर्द ये बताने आता है कि हम किसी चीज से जरूरत से ज्यादा चिपक गए थे, और जब वह इस बात को समझने लगा तो दर्द उसे सजा नहीं बल्कि संदेश लगने लगा। उसे एहसास हुआ कि अगर सब कुछ वैसा ही चलता रहता जैसा वह चाहता था, तो शायद वह कभी खुद को इतनी गहराई से नहीं जान पाता। एक दिन उसकी मुलाकात उसी बुजुर्ग से फिर हुई जो पार्क में मिला था, और रोहन ने उनसे कहा कि मैंने कंट्रोल छोड़ना तो सीख लिया है, लेकिन दर्द अब भी जाता नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले कि दर्द का जाना जरूरी नहीं है, दर्द का समझा जाना जरूरी है। जिस तरह शरीर का दर्द हमें बताता है कि कहीं चोट लगी है, वैसे ही मन का दर्द हमें बताता है कि कहीं हम खुद से दूर हो गए हैं। यह बात रोहन के भीतर उतर गई और उसने महसूस किया कि उसका दर्द उसे बार बार यह याद दिला रहा था कि उसने अपनी कीमत दूसरों की स्वीकृति से जोड़ ली थी। वह अपने होने को किसी जॉब, किसी रिलेशनशिप, किसी लेबल से डिफाइन कर रहा था, और जब वह लेबल चला गया तो उसे लगा कि वह खुद भी खो गया। अब रोहन हर बार जब दर्द महसूस करता तो वह उससे पूछता कि तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? और धीरे धीरे दर्द ने उसे पेशेंस सिखाया। उसे यह सिखाया कि हर जवाब तुरंत नहीं मिलता, और कुछ सवालों के साथ बैठना ही असली जवाब होता है। उसने यह भी सीखा कि हीलिंग लिनियर नहीं होती। कुछ दिन अच्छे होते हैं और कुछ दिन फिर से भारी, और यह बिल्कुल नॉर्मल है। रोहन पहली बार यह समझ पाता है कि मजबूत होने का मतलब दर्द का खत्म हो जाना नहीं होता, बल्कि मजबूत होने का मतलब होता है दर्द के साथ भी आगे बढ़ पाना। उसने अपने अंदर एक नई जगह बनाई जहां दर्द आ सकता था, रह सकता था, लेकिन जिंदगी को रोक नहीं सकता था। इस हिस्से के अंत तक रोहन की जिंदगी पूरी तरह बदल नहीं गई थी, लेकिन उसका नजरिया बदल चुका था। वह अब दर्द से डरता नहीं था, और वह जान चुका था कि दर्द उसका दुश्मन नहीं है, वह उसका शिक्षक है। कठोर, चुप, लेकिन सच्चा। और जब इंसान अपने शिक्षक को समझना शुरू कर देता है, तब सीख अपने आप जीवन का हिस्सा बन जाती है। रोहन ने जब दर्द को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक मानना शुरू किया, तब उसकी जिंदगी में एक अजीब सा सुकून आने लगा। दर्द अब भी आता था, लेकिन वह उसे डुबोता नहीं था। और रोहन समझ चुका था कि जिंदगी को ठीक करने की नहीं बल्कि समझने की जरूरत होती है। लेकिन अब उसके सामने एक और सच्चाई खड़ी थी, और वह था अकेलापन। ये वही अकेलापन नहीं था जिससे वह पहले डरता था, क्योंकि पहले उसे लगता था कि अकेला होना मतलब कुछ गलत होना, जैसे जिंदगी ने उसे किनारे कर दिया हो। लेकिन अब अकेलापन चुपचाप उसके साथ बैठा रहता था, बिना सवाल किए, बिना जवाब मांगे।
एक रविवार की सुबह रोहन देर से उठा। न कोई प्लान था, न किसी मैसेज का इंतजार। कमरे में अजीब सी खामोशी थी जो पहले उसे बेचैन कर देती थी और वह तुरंत म्यूजिक चला देता या फोन उठा लेता। लेकिन आज उसने कुछ नहीं किया और बस खिड़की के पास बैठ गया। उसने महसूस किया कि अकेलापन भी दो तरह का होता है, एक जो मजबूरी में आता है और एक जो खुद को समझने का मौका देता है। अब तक वह पहले वाले से परिचित था, लेकिन आज पहली बार उसने दूसरे अकेलेपन को महसूस किया और यह अकेलापन उसे काट नहीं रहा था बल्कि उसे देख रहा था। रोहन ये सीखता है कि हम अक्सर रिश्तों को इसलिए नहीं पकड़ते क्योंकि वे हमें खुश करते हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वे हमें अकेलेपन से बचाते हैं। और जब कोई रिश्ता टूटता है तो असली डर उस इंसान के जाने का नहीं, बल्कि उस खामोशी का होता है जो उसके बाद बच जाती है। उसे याद आया कि उसने कितनी बार ऐसे रिश्तों में खुद को एडजस्ट किया था जहां उसकी बात कम और डर ज्यादा था। डर कि अगर वह चला गया तो अकेला हो जाएगा। लेकिन अब वह देख पा रहा था कि अकेलापन अपने आप में बुरा नहीं है। बुरा तब होता है जब हम खुद से मिलने से डरते हैं। एक शाम वह अकेले बाहर टहलने निकला। सड़क पर लोग थे लेकिन वह किसी से जुड़ा नहीं था, फिर भी उसे खालीपन महसूस नहीं हुआ और उसे लगा कि वह पहली बार अपनी मौजूदगी को महसूस कर रहा है, बिना किसी पहचान के, बिना किसी रोल के, सिर्फ एक इंसान के रूप में। उसे एहसास हुआ कि जब हम अकेले होते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम दूसरों से क्या उम्मीद करते हैं, और वही उम्मीदें अक्सर हमारी निराशा की वजह बनती हैं। जब हम चाहते हैं कि कोई और हमें पूरा करे, तब हम खुद को अधूरा मान लेते हैं। रोहन रिश्तों को नए नजरिए से देखना शुरू करता है और अब वह यह नहीं पूछता कि सामने वाला उसे क्या दे रहा है, बल्कि यह पूछता है कि वह खुद उस रिश्ते में क्या बन रहा है, शांत या बेचैन, सच्चा या डरा हुआ। उसे समझ आता है कि कुछ दूरी रिश्तों को खत्म करने के लिए नहीं आती, बल्कि यह दिखाने आती है कि हम कहाँ खुद को खो रहे थे। और जब वह यह देखने लगता है तो हर दूरी उसे रिजेक्शन नहीं बल्कि रिफ्लेक्शन लगने लगती है। एक दिन उसने अपने पुराने मैसेजेस पढ़े जो पहले उसे अंदर से तोड़ देते थे, लेकिन अब वह उन्हें बिना जजमेंट किसी कहानी की तरह पढ़ रहा था। और उसने देखा कि कितनी बार उसने अपनी ज़रूरतें छुपाई सिर्फ इसलिए कि सामने वाला चला ना जाए। उसी पल उसे एक गहरी बात समझ आई कि अगर किसी रिश्ते में खुद को छोटा करना पड़े तो वहाँ साथ होने के बावजूद अकेलापन रहता है, और अगर खुद के साथ ही ईमानदार हुआ जाए तो अकेलेपन में भी कंपेनियनशिप मिल सकती है। रोहन पूरी तरह खुश नहीं हुआ था, लेकिन वह अब खुद से डरता नहीं था। अकेले बैठना अब उसे सजा नहीं लगता था, और वह जान चुका था कि जो इंसान खुद के साथ बैठ सकता है वही किसी और के साथ सही मायनों में खड़ा हो सकता है। उसने अब रिश्तों से यह उम्मीद छोड़ दी थी कि वे उसकी हर खाली जगह भर देंगे, और उन खाली जगहों में खुद को रखना शुरू कर दिया था। यही बदलाव था और यही असली मूविंग ऑन की शुरुआत। क्योंकि अब रोहन जानता था कि जिंदगी हमेशा साथ नहीं देती और लोग भी नहीं, लेकिन अगर इंसान खुद के साथ खड़ा होना सीख ले तो हर दूरी उसे तोड़ती नहीं बल्कि थोड़ा और समझदार बना देती है। रोहन ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वह अपने अतीत को याद करेगा और दर्द नहीं उठेगा। यादें अब भी थीं, चेहरे अब भी साफ थे, आवाज़ें भी, लेकिन उनके साथ अब कसक नहीं थी। वह अकेलेपन से दोस्ती कर चुका था। अब उसकी जिंदगी एक आखिरी और सबसे गहरी सीख की तरफ बढ़ रही थी, जिसे एक्सेप्टेंस कहा जाता है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मान लेना नहीं होता, और न ही यह कहना कि जो हुआ वह सही था। एक्सेप्टेंस बस इतना कहता है कि जो हुआ वह हो चुका है और अब उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं। रोहन ने महसूस किया कि जिंदगी की आधी थकान बीते हुए कल से बहस करने में निकल जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, काश मैं ऐसा कर पाता। अगर वो रुक जाते तो यही वाक्य इंसान को आगे बढ़ने नहीं देते। एक शाम वह उसी पार्क में बैठा था जहां कभी वह अपने सवालों के साथ बैठा रहता था, लेकिन आज सवाल नहीं थे, सिर्फ एक शांति थी। उसने सोचा कि अगर वह सब कुछ बदल सकता तो क्या सच में बदलना चाहता? शायद नहीं, क्योंकि वही टूटन उसे यहां तक लाई थी। वही दर्द उसे इतना गहरा बना गया था कि अब वह सतह पर जी नहीं सकता था। उसे पहली बार समझ आया कि जिंदगी में हर इंसान लेसन बनकर आता है, कोई शॉर्ट लेसन, कोई लाइफ टाइम लेसन, लेकिन हम उन्हें पनिशमेंट समझ लेते हैं। रोहन ने अब किसी को दोष देना बंद कर दिया था, ना खुद को, ना हालात को, ना किसी और को। उसने ग्रेटिट्यूड को समझा, लेकिन उस तरह नहीं जैसे किताबों में लिखा होता है। वह हर चीज के लिए थैंकफुल नहीं था, बल्कि उस स्ट्रेंथ के लिए थैंकफुल था जो उसे
तब मिली जब कुछ भी उसके पक्ष में नहीं था। उन रातों के लिए थैंकफुल था जब उसने खुद को संभाला। अब उसे मूविंग ऑन का मतलब साफ दिख रहा था कि मूविंग ऑन किसी को भूल जाना नहीं होता, बल्कि उस याद को अपने कंधों से उतार कर दिल में हल्का करके रख देना होता है, जहां वह दर्द न दे, बस एक अनुभव बने। रोहन ने फिर से जिंदगी के छोटे छोटे फैसले लेने शुरू किए। कोई बड़ा प्लान नहीं, कोई फ्यूचर का बोझ नहीं, बस आज। उसने सीखा कि जिंदगी को फिक्स नहीं किया जाता, जिंदगी को फील किया जाता है। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम बदल गए हो? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मैं वापस आ गया हूं। यही सबसे बड़ा बदलाव था, क्योंकि वह किसी और जैसा नहीं बना था, बल्कि वही बन गया था जो वह दर्द से पहले था। फर्क बस इतना था कि अब उसके पास समझ थी। रोहन को कोई परफेक्ट एंडिंग नहीं मिली। जिंदगी अब भी अनप्रिडिक्टेबल थी, लेकिन अब वह डरता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि अगर फिर कुछ टूटेगा तो वह खुद को फिर से संभाल सकता है। और यही कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली शुरुआत होती है। क्योंकि जो इंसान दर्द को समझ लेता है वह जिंदगी से लड़ता नहीं, बल्कि जिंदगी के साथ चलना सीख लेता है। इस ऑडियो बुक से हमें पहली सीख ये है कि जिंदगी हमेशा हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती, और यही उसका स्वभाव है। जब हम ये मान लेते हैं कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती, तभी मन हल्का होना शुरू होता है। दूसरी सीख ये कि दर्द कोई दुश्मन नहीं है, वह एक टीचर है जो हमें अंदर से मैच्योर बनाता है। भागने से नहीं, दर्द को समझने से हीलिंग शुरू होती है। तीसरी सीख यह है कि अकेलापन सजा नहीं, बल्कि खुद से मिलने का मौका है। जब इंसान दूसरों के शोर से दूर होता है, तभी वह अपनी असली आवाज़ें सुन पाता है। चौथी सीख यह है कि छोड़ना हार नहीं होती। एक्सपेक्टेशंस, गिल्ट और पास्ट को छोड़ना ही असली फ्रीडम है। और पांचवी, सबसे गहरी सीख यह है कि आगे बढ़ने का मतलब भूल जाना नहीं, बल्कि एक्सेप्टेंस सीख लेना है। यादें रहेंगी, लेकिन उनका बोझ नहीं रहेगा। इस ऑडियो बुक का सार यही है कि जिंदगी को ठीक करने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है। जब हम जिंदगी से लड़ना बंद कर देते हैं, तब जिंदगी खुद हमें संभालना सिखा देती है। अगर आप इस कहानी के किसी भी हिस्से में खुद को देख पाए हैं, तो समझ लीजिए कि आप पहले ही हीलिंग की राह पर हैं। क्योंकि जो इंसान टूटने के बाद भी चलना सीख लेता है, वही सच में जीना सीखता है।